हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, जो बीपीएससी असिस्टेंट पब्लिक सेक्रेटरी वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर का पेपर 2 का हम क्वेश्चन करेंगे। कल हमने एक वीडियो बनाया था और आपसे पूछा था फीडबैक दीजिएगा। कुछ लोग फीडबैक दिए, हमें बेटर लगा और हमें लगा कि अगर आपको पसंद है तो हम निश्चित है कि कंटिन्यू करेंगे। अगर आप पसंद नहीं करते तो फिर हम यहीं पर आने देते हैं। मेरे पास देखिए क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन है, तो उसी क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। सेटअप कल भी बोले थे मेरा बेटर सेटअप नहीं है, बट जो भी है इसी में हम जुगाड़ लगा के आपको चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। और थैंक यू जिन लोगों ने भी फीडबैक दिया और कहा कि बनाइए, तो हम कंटिन्यू करेंगे। मेरे पास बहुत सारा क्वेश्चन है, हम सारा क्वेश्चन आपको प्रतिदिन एक सेट कंप्लीट कर करके आपको प्रोवाइड कराएंगे। आप इसको देखिए, ठीक है। आइए स्टार्ट कर रहे हैं, उसी समय बात करेंगे। देखिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चन है, अच्छा ही क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन अच्छा है। आप देखिएगा कि हम कल भी बताए थे कि कुछ लोग करा रहे हैं प्रैक्टिस, लेकिन ऐसा सा क्वेश्चन है जिसमें आप देखते मात्र आंसर दे सकते हैं, लेकिन कुछ अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जो है हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए टाउन जनरेट 100 टन्स ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट पर डे इफ द कॉम्पैक्टेड डेंसिटी ऑफ द वेस्ट इन ए लैंडफिल इज 500 kg पर मीटर क्यूब। देखिए, म्युनिसिपल सॉलिड पर डे जनरेट होता है 100 टन और उसका डेंसिटी कितना है 500 kg पर मीटर क्यूब। एंड द परमिटेड डेप्थ ऑफ द लैंडफिल इज 5 मीटर। जो डेप्थ है लैंडफिल का 5 मीटर है। व्हाट इज द एक्टिव लैंडफिल एरिया रिक्वायर्ड पर ईयर। कि एक्टिव लैंडफिल एरिया कितना की रिक्वायरमेंट कितनी होगी। देखिए दोस्तों, एरिया हमसे पूछा है, एरिया हमसे पूछा है। नो डाउट आपको भले ही इसका फॉर्मूला कुछ पता नहीं हो, एरिया पूछा है तो कहीं न कहीं ये तो पता होगा। डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपन वॉल्यूम। देखिए डेंसिटी का चर्चा है, 100 टन्स पर 100 टन्स वो मास दिया हुआ है और वॉल्यूम हमारे पास है। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया को हम लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। तो कुछ न कुछ अगर हो सकता है कि आपको कंसेप्ट ना भी पता हो तो जुगाड़ लगा के हम इन सब फॉर्मूला को जुगाड़ लगा के हम कहीं न कहीं एरिया हम जरूर है कि पता कर ही सकते हैं। आइए वही देखते हैं, वही करते हैं। देखिए 100 टन्स ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट पर डे। सबसे पहले हम निकालेंगे कि टोटल वेस्ट जनरेट हो कितना रहा है। तो टोटल मास पर डे, देखिए टोटल मास पर डे जनरेट हो रहा है हमारा 100 टन है। एक टन में 1000, तो 100 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, लगभग 1 लाख kg हो जाएगा। वॉल्यूम पर डे कितना जनरेट होगा, तो वॉल्यूम कैसे निकाला गया है, जो हमको दिया हुआ है मास को हम क्या करेंगे, डेंसिटी से भागा दे देंगे। डेंसिटी बराबर मास अपन वॉल्यूम होता है दोस्तों, तो वॉल्यूम बराबर क्या होगा, मास अपन डेंसिटी कर दीजिए। मास को डेंसिटी से भागा कर दिए तो टोटल जो पर डे वॉल्यूम जनरेट हो रहा है 200 मीटर क्यूब, ठीक है। एरिया पर डे, अब एरिया क्या होगा, वॉल्यूम को डेप्थ से भागा दे देंगे तो हमको एरिया निकल जाएगा। तो 200 को 5 क्या है, उसका डेप्थ है 5 मीटर, तो ये हमारा 40 मीटर स्क्वायर क्या निकल गया हमारा, कि एरिया पर डे निकल गया है। और तो ये पर डे का एरिया निकला है 40 मीटर स्क्वायर जो निकला है, पर डे का एरिया निकला है। हमसे पर ईयर का पूछा है, तो 40 को 365 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 14,600 मीटर स्क्वायर एरिया निकल गया। और हेक्टेयर में चूंकि पूछा है तो 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। इसको 10,000 से भागा कर देंगे तो 1.46 हेक्टेयर हो जाएगा। हमने अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है, आप चाहें तो इसको, बहुत आसान है। डेंसिटी मास वन वॉल्यूम बराबर एरिया इंटू लेंथ को कीजिएगा तो आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द BOD रिएक्शन रेट कांस्टेंट के बेस ई एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 0.23 डेपो इनवर्स, व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट एट 25 डिग्री सेल्सियस। हमसे पूछा है कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट पूछा है 25 डिग्री सेल्सियस में, मतलब 20 डिग्री सेल्सियस में दिया है और 25 डिग्री सेल्सियस में दिया पूछा है। तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट देख लीजिए। द रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T इज गिवन बाय KT बराबर K20 थीटा T माइनस 20 K25 बराबर, हमने 25 हमको निकालना है, तो ये फॉर्मूला से थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ जो थीटा है हमारा टेम्परेचर कॉफिशिएंट है, तो लगभग 0.29 पर डे आ जाता है। मतलब अगर 20 डिग्री सेल्सियस पे 0.23 पर डे था तो 25 डिग्री सेल्सियस पे 0.29 हो जाएगा, बढ़ जाएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंडस्ट्री डिस्चार्ज 5000 मीटर क्यूब पर डे। यहाँ पर डिस्चार्ज हमको दिया हुआ है 5000 मीटर क्यूब पर डे। वेस्ट वाटर BOD जिसका दिया हुआ है 200 मिलीग्राम पर लीटर। कह रहा है कि इफ द स्टैंडर्ड पर कैपिटा BOD कंट्रीब्यूशन इज 0.08। अगर पर कैपिटा स्टैंडर्ड हमारे पास ये है, व्हाट इज द पॉपुलेशन इक्विवेलेंट ऑफ दिस मास ऑफ दिस इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज। पॉपुलेशन इक्विवेलेंट क्या होगा वो हमसे पूछा है। तो देखिए पॉपुलेशन इक्विवेलेंट, सबसे पहले तो टोटल BOD निकालेंगे। टोटल BOD लोड बराबर फ्लो इनटू कंसंट्रेशन, ठीक। 500 गुने 1000 लीटर पर डे इंटू 200 मिलीग्राम पर लीटर बाय 10⁻6। यहाँ से हमको टोटल BOD लोड पता चल जाएगा, लगभग 1000 kg पर डे हो गया। पॉपुलेशन इक्विवेलेंट, टोटल BOD को पर कैपिटा BOD से भागा दे दीजिए तो लगभग 12,500 आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ए स्लज सैंपल हैज ए मास 100 kg। कोई स्लज सैंपल जिसका मास 100 kg है, उसमें मॉइस्चर कंटेंट इन द बिगिनिंग 98% था। इफ द स्लज इज ड्राइड, उस स्लज को हम ड्राई किए अंटिल द मॉइस्चर कंटेंट इज रिड्यूस टू 96%। मतलब पहले 98% हमारे पास मॉइस्चर कंटेंट था, उसको ड्राई किया तो 96% मॉइस्चर कंटेंट है। हमसे पूछा व्हाट इज द न्यू टोटल मास ऑफ द स्लज। स्लज का नया टोटल मास क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, उसको आराम से किया जा सकता है।
एक सिंपल फॉर्मूला याद रखिए, जब भी इस प्रकार से मॉइस्चर कंटेंट दो जगह दिया होगा तो याद रखिएगा V1 इंटू 100 माइनस जो पहला मॉइस्चर कंटेंट दिया होगा, ठीक है, 100 से घटा दीजिएगा। V1 इंटू, देखिए एक जगह दिया था 98% और एक जगह दिया था 96%, ठीक है, तो 100 में से 98 को घटाइएगा तो 2 हो जाएगा, बराबर V2 इंटू 100 में से 96 को घटाइए कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ से V2 क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा हमारा V1/2, 2/4, 1/2 हो जाएगा। तो V2 क्या होगा, V1/2। अब V1 का वैल्यू दिया है कितना 100, तो 100/2 कितना होगा 50, यहाँ से 50 आप निकाल सकते हैं, ठीक। तो ये थोड़ा बहुत आसान था, कर सकते हैं इसको, 50 kg है। नेक्स्ट है 4 आइडेंटिकल डीजल जनरेटर आर ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली। डीजल वाला जनरेटर है, 4 गो काम कर रहा है, ठीक है। इच प्रोड्यूसिंग नॉइज लेवल ऑफ 60 डेसिबल, चारों जो है 60 डेसिबल का नॉइज प्रोड्यूस कर रहा है। व्हाट इज द कंबाइंड नॉइज लेवल ऑफ ऑल 4 जनरेटर, हमसे पूछा कि कंबाइंड नॉइज लेवल चारों जनरेटर का कितना होगा। तो कल भी एक क्वेश्चन था, लगभग हम लोग देखे थे, वहाँ पर 2 था तो 63 हो गया था, तो यहाँ पर लिख दो 4 है तो याद रखिएगा 66 हो जाएगा। ये कोई वैसे भी नॉइज पोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा, बट हल्का आप ध्यान रख सकते हैं तो रखिए। नेक्स्ट है विच मेथड इज प्रीडोमिनेंटली यूज टू फिजिकली सेपरेट नॉन फेरस मेटल। नॉन फेरस मेटल को सेपरेट करना फिजिकली, जैसे कि एल्यूमिनियम फ्रॉम ए मिक्स्ड सॉलिड। एल्यूमिनियम को जब भी सेपरेट करना पड़ेगा ना, तो आप याद रखिए एडी करंट सेपरेटर से उसको हम सेपरेट करते हैं, एडी करंट सेपरेटर से। ऑलराइट, एन एडी करंट सेपरेटर यूजेज ए रैपिडली रोटेटिंग मैग्नेटिक रोटर टू इंड्यूस एडी करंट इन नॉन फेरस मेटल लाइक एल्यूमिनियम विच क्रिएट ए रिपेलिंग मैग्नेटिक फील्ड थ्रोइंग द मेटल्स आउट ऑफ द वेस्ट स्ट्रीम। नेक्स्ट है अंडर द ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स रिलेटेड क्वेश्चन भी है 2022, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यू कैटेगरीज वाज एडेड टू द शेड्यूल ऑफ द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट दैट वाज नॉट हेवीली रेगुलेटेड इन द 2016 रूल। कह रहा है कि किसको ऐड किया गया है 2022 वाले रूल में, जो कि 2016 में नहीं था। तो देखिए सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स और पैनल, आप जानते हैं कि सोलर पैनल वगैरह का यूज़ इन दिनों बढ़ गया है, तो इसलिए अब जो है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट वाले रूल में इसको ऐड किया है, पहले ये नहीं था। पर्सनल कंप्यूटर तो बहुत पहले से चल रहा है, मोबाइल फ़ोन बहुत पहले से चल रहा है, रेफ्रिजरेटर पहले से चल रहा है, ये सब था। नया जो है इसमें आपको ये याद रखिएगा सोलर पैनल वगैरह को ऐड किया है, ठीक। द ई वेस्ट रूल 2022 एक्सपेंडेड द स्कोप सिग्निफिकेंटली एंड एक्सप्लिसिटी इंक्लूडेड सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स एंड पैनल मैंडेटिंग ए एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर एंड ऑफ लाइफ मैनेजमेंट। ऑलराइट, तो सोलर फोटोवोल्टिक। नेक्स्ट है द बैटले इन्वायरमेंट एवोल्यूशन सिस्टम इज ए मेथोडोलॉजी यूज्ड इन EIA प्राइमरी 4। ये थोड़ा आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा, फैक्चुअल इन्वायरमेंटल इवोल्यूशन सिस्टम है, बैटले इन्वायरमेंटल इवोल्यूशन सिस्टम। इसका यूज़ कहाँ हम करते हैं, तो क्वांटिटेटिव असेसमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट यूजिंग एन इन्वायरमेंटल क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है, EQI के बेसिस पर हम करते हैं। BEES is a comprehensive quantitative methodology that uses a hierarchical system of environmental categories, component and parameter to calculate an environmental quality index for comparing project alternative. next हमारा है in the context of upflow anaerobic sludge blanket reactor, what is the primary function of the GLSS unit located at the top? GLSS यूनिट का हमसे पूछा है कि प्राइमरी इसका फंक्शन क्या होता है। GLSS देखिए टू सेपरेट गैस लिक्विड एंड सॉलिड स्लज, टू सेपरेट गैस लिक्विड एंड सॉलिड स्लज, ठीक है। द गैस लिक्विड सॉलिड सेपरेटर और 3-phase सेपरेटर इज ए क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ USB रिएक्टर दैट डिप्लीट बायोगैस इनटू कलेक्शन डोम व्हाइल allowing settled sludge to slide back into the digestion zone. According to the Biomedical Waste Management Rules 2016, liquid chemical waste generated from लेबोरेटरीज एंड फ्लोर वॉशिंग शुड बी डिस्पोज इन विच। देखिए लिक्विड केमिकल वेस्ट पूछा है कि इसको कहाँ पर आप इसको डिस्पोज कीजिएगा, तो जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में कई सारा बीन्स का नाम है, तो इसको लिक्विड केमिकल वेस्ट को याद रखिएगा, येलो कैटेगरी के ही अंदर इसको हम पोर करते हैं। देखिए द केमिकल लिक्विड वेस्ट इज क्लासिफाइड अंडर द येलो कैटेगरी एंड मस्ट बी प्री ट्रीटेड बिफोर डिस्चार्ज इनटू ड्रेन। ड्रेन में डालने से पहले इसको आपको प्री ट्रीट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है इन एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट विच डिवाइस इज हाईली ससेप्टेबल टू डिक्रीज एफिशिएंसी इफ द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी ऑफ द पार्टिकुलेट मैटर इज टू हाई। हमसे पूछा कि विच एयर पोल्यूटेंट कंट्रोल इक्विपमेंट, यहाँ पर कुछ एयर पोल्यूटेंट कंट्रोल इक्विपमेंट दिया हुआ है, वो हाईली ससेप्टेबल होगा टू डिक्रीज एफिशिएंसी को डिक्रीज करने के लिए इफ द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी ऑफ द पार्टिकुलेट मैटर। अगर रेसिस्टिविटी इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी पार्टिकुलेट मैटर का बहुत ज़्यादा है तो क्या यूज़ कीजिएगा, तो हम यूज़ करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ठीक है। ESP rely on giving particles an electric charge so they migrate to collection plate. If the dust has very high electrical resistivity, it resists taking the charge and releasing it at the plate, severely impairing collection efficiency. Next है bentonite is widely used in the construction of sanitary landfill primarily because of its। bentonite का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, कहाँ पर, तो bentonite आप bentonite ब्यूटाइल रबर के बारे में आपने पढ़ाई होगा। तो इसमें क्या होता है, तो एबिलिटी टू स्वेल अप, ये खुद को स्वेल कर सकता है, वेटिंग
क्रिएटिंग ए हाई इम्परमेबल क्ले लेयर। जो लैंडफिल साइट होता है ना, जहाँ पर लीचेट वगैरह सब रिलीज होगा, तो वहाँ पर बेंटोनाइट का लेयर हम बिछाते हैं, ये लीचिंग को कम करता है। देखिए, बेंटोनाइट इज ए टाइप ऑफ मॉन्ट मोरलनाइट क्ले डेट स्वेल्स सिग्निफिकेंटली व्हेन हाइड्रेटेड। जब हाइड्रेटेड होता है तो खुद स्वेल हो जाता है। दिस स्वेलिंग फिल्स वॉइड, ये वॉइड को फिल कर देता है, रिजल्टिंग इन ए हाईली इम्परमेबल लेयर विथ एक्सट्रीमली लो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, आइडियल फॉर लैंडफिल लाइनर। नेक्स्ट है द क्वार्टरिंग मेथड इज ए स्टैंडर्ड प्रोसीड्यूर यूज्ड इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट फॉर। क्वार्टरिंग मेथड का हम जो स्टैंडर्ड प्रोसीड्यूर है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट किसके लिए करते हैं, तो इसका यूज करते हैं रिड्यूसिंग द साइज ऑफ ए बल्क वेस्ट सैंपल फॉर लेबोरेटरी एनालिसिस। लेबोरेटरी एनालिसिस के लिए हम इसका यूज करते हैं। कोनिंग एंड क्वार्टरिंग इज ए स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग टेक्निक वेयर ए लार्ज पाइल ऑफ मिक्स्ड वेस्ट इज डिवाइडेड इंटू 4 क्वार्टर। 2 diagonal quarter are discarded and the remaining 2 are mixed. This is repeated to obtain a representative manageable sample for lab analysis. Which of the following advanced wastewater treatment process uses an ion exchange membrane and an electrical potential gradient to separate dissolved salt from water? तो कह रहा है कि आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट को सेपरेट करने के लिए किसका यूज करते हैं, तो इलेक्ट्रोडायलिसिस का यूज करते हैं। किसका, इलेक्ट्रोडायलिसिस। नेक्स्ट है इन वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग रिलेटिव स्टेबिलिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। रिलेटिव स्टेबिलिटी किसका रेशियो होता है, तो ये है ऑक्सीजन अवेलेबल इन द इफ्लुएंट, ठीक है, डीओ नाइट्रेट एंड नाइट्रेट टू द टोटल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई इट्स फर्स्ट स्टेज बीओडी। ऑलराइट, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स व्हाट डज द टर्म ब्रांड ओनर स्पेशली रेफर टू। कह रहा कि ब्रांड ओनर जो है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में ये क्या रेफर करता है, किसके बारे में बताता है, तो ब्रांड ओनर है ए पर्सन और कंपनी हु सेल्स एनी कमोडिटी अंडर ए रजिस्टर्ड ब्रांड लेवल। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ए टीसीएलपी, टॉक्सिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स लीचिंग प्रोसीड्यूर। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ए टीसीएलपी, टॉक्सिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स लीचिंग प्रोसीड्यूर, टेस्ट इन हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, टीसीएलपी का क्या हमारा एक प्रकार से पूछा है कि पर्पस क्या होता है, तो इसका पर्पस है टू एस्टिमुलेट लैंडफिल कंडीशंस एंड मेजर द पोटेंशियल ऑफ हैवी मेटल्स ऑर्गेनिक्स टू लीच इनटू ग्राउंड वाटर। देखिए चीज़ों को हम तो वैसे एक्सप्लेन कर ही रहे हैं, अगर आपको फिर भी लग रहा है कि नहीं थोड़ा और हमको सॉल्यूशन पढ़ना चाहिए तो आप पढ़ सकते हैं। TCLP is an analytical method used to determine the mobility of organic and inorganic catalyst। देखिए टॉक्सिसिटी कैरेक्टरिस्टिक लीचिंग प्रोसीड्यूर, कोई जो लीचिंग कोई भी सब्सटेंस जो लीच कर सकता है वो कितना टॉक्सिक हो सकता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम कहीं ना कहीं यहाँ पर एनालाइज करते हैं। तो TCLP is an analytical method used to determine the mobility of organic and inorganic analytes present in liquid, solid and multiphasic waste, stimulating the leaching action that occurs in a municipal landfill. Under the EIA notification 2006, category B project are further categorized into B1 and B2. The primary difference is that जो कैटेगरी हमारा B प्रोजेक्ट होता है उसको फर्दर कैटेगराइज करते हैं B1 B2 में, इसका दोनों का डिफरेंस क्या है, तो देखिए जो B2 प्रोजेक्ट होता है ना, डू नॉट रिक्वायर एन EIA रिपोर्ट। B2 प्रोजेक्ट को EIA रिपोर्ट की नीड नहीं होती है, जबकि एंड पब्लिक कंसल्टेशन ना ही EIA रिपोर्ट की नीड होती है, ना ही पब्लिक कंसल्टेशन की, जबकि जो है B1 प्रोजेक्ट को जरूरत पड़ती है, यही डिफरेंस है। ड्यूरिंग द स्क्रीनिंग स्टेज ऑफ द SEAC स्टेट इन्वायरमेंट अप्रूवल कमेटी कैटेगराइज B प्रोजेक्ट, B1 प्रोजेक्ट मस्ट कैरी आउट फुल EIA। जो B1 प्रोजेक्ट है उसको EIA करना पड़ेगा, पूरा पब्लिक हियरिंग से भी गुजरना पड़ेगा, जबकि जो B2 प्रोजेक्ट होता है आर एग्जाम फ्रॉम प्रिपेयरिंग एन EIA रिपोर्ट एंड अंडरगोइंग पब्लिक कंसल्टेशन। नेक्स्ट है द फिनोमेनन ऑफ सीवेज सिकनेस। सीवेज सिकनेस से रिलेटेड लास्ट ईयर क्वेश्चन भी आया हुआ था, तो देखिए सीवेज सिकनेस क्या होता है। सीवेज इज अप्लाइड कंटिन्यूसली ऑन एग्रीकल्चर लैंड। अगर सीवेज को लगातार एग्रीकल्चर लैंड पे दीजिएगा विदाउट रेस्टिंग कॉजिंग द सॉइल पोर्स टू क्लॉग, इससे क्या होगा कि जो सॉइल का जो पोर होता है वो क्लॉग कर जाएगा, जैम हो जाएगा एंड बिकम एनएरोबिक, और वो क्या हो जाएगा, एनएरोबिक हो जाएगा। ठीक, सीवेज सिकनेस हैपन व्हेन लैंड इज ओवरलोड with the sewage effluent, the soil pores become clogged with suspended solid and biological slimes, blocking air circulation and leading to anaerobic foul smelling condition. In the context of waste disposal, deep well injection। deep well injection सब जैसे ही आप देखिए, आप समझिए कहीं ना कहीं हैजार्डस वेस्ट से रिलेटेड होगा, क्योंकि हैजार्डस वेस्ट को ना जब हम डिस्पोज करते हैं, हैजार्डस वेस्ट को क्या करता है, जमीन के नीचे पत्थरों के बीच में बहुत नीचे गाढ़ा लगभग 500 मीटर गड्ढा खोद के उसको डाला जाता है, उसी को हम डीप वेल इंजेक्शन कहते हैं। तो लिक्विड हैजार्डस वेस्ट एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट को हम यहाँ पर इस टेक्नोलॉजी से उसको कहीं ना कहीं रिजर्व करके रखते हैं। Deep well injection is a liquid waste disposal technology. It involves pumping liquid hazardous or toxic waste deep underground into porous geological formations so far below the deepest usable aquifer. Next है the Air Prevention and Control of Pollution Act 1981 defines on air pollutant as any solid, liquid or gaseous substance present in the atmosphere in such concentration as may or tend to be injurious to human beings or other living creature or plants or property environment. ठीक,
Which method of solid waste collection utilize underground pipes to suck waste bags directly from chute to a central कलेक्शन टर्मिनल? देखिए, विच मेथड ऑफ सॉलिड वेस्ट कलेक्शन यूटिलाइज, ये कह रहा है कि सॉलिड वेस्ट कलेक्शन का कौन सा ऐसा मेथड है, तो इसको है न्यूमेटिक वेस्ट कलेक्शन सिस्टम। ए न्यूमेटिक वेस्ट कलेक्शन सिस्टम यूजेज ए नेटवर्क ऑफ अंडरग्राउंड पाइप्स, जो अंदर नीचे पाइप्स होता है, अंडरग्राउंड पाइप्स होता है, एंड वैक्यूम टेक्नोलॉजी टू रैपिडली ट्रांसपोर्ट वेस्ट फ्रॉम बिल्डिंग च्यूट डायरेक्टली टू ए सेंट्रल प्रोसेसिंग फैसिलिटी एलिमिनेटिंग स्ट्रीट लेवल ट्रक कलेक्शन। नेक्स्ट है द प्रेजेंस ऑफ फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया इन ए वाटर सैंपल इज प्राइमरली एन इंडिकेटर ऑफ, अगर सीवेज सैंपल के अंदर हमारा अगर फीकल कोलिफॉर्म दिखता है, मतलब फीकल कोलिफॉर्म दिखता है, बैक्टीरिया एक प्रकार का, तो ये क्या इंडिकेट करता है, तो ये रिसेंट कंटामिनेट बाय सीवेज और एनिमल फीसेज। इसका मतलब वो जो कंटामिनेशन है रिसेंट है और एनिमल फीसेज है वहाँ पे, क्योंकि एनिमल के फीसेज में ही कोलिफॉर्म बैक्टीरिया पाया जाता है। कल हम देखे थे नाइट्रोजन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाता है कि अगर सीवेज के अंदर नाइट्रोजन अमोनिया है तो वो किस प्रकार का पोल्यूटेंट के बारे में बताता है कि एकदम ताजा पोल्यूटेंट है या डिकम्पोज्ड पोल्यूटेंट है। तो अमोनिया है तो समझिए कि ताजा रिसेंट पोल्यूटेंट है, अगर नाइट्रेट या नाइट्राइट है तो समझिए कि ओल्ड पोल्यूटेंट हो चुका है, वो थोड़ा बहुत डिकम्पोज हो चुका है, पार्सली डिकम्पोज हो चुका है। देखिए, फीकल कोलिफॉर्म आर हार्मलेस बैक्टीरिया नेचुरली फाउंड इन द इंटेस्टाइन ऑफ वार्म ब्लडेड एनिमल्स, जो भी वार्म ब्लडेड एनिमल्स है, बर्ड्स मैमल के बारे में कह रहा है, उसके अंदर ये पहले से हार्मलेस बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, हम सब में प्रेजेंट होता है। देयर प्रेजेंस इन वाटर स्ट्रांगली इंडिकेट रिसेंट फीकल कंटामिनेशन, अगर वो कहीं न कहीं सीवेज के अंदर है तो समझिए कि रिसेंट फीकल कंटामिनेशन है, एंड द पोटेंशियल प्रेजेंस ऑफ डेंजरस वाटर बॉर्न पैथोजन। नेक्स्ट है अंडर द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 इनर्ट वेस्ट रेफर टू वेस्ट डेट, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 में इनर्ट वेस्ट किसको रेफर करता है, तो इज नीदर बायोलॉजिकली नॉर केमिकली रिएक्टिव एंड विल नॉट डिकम्पोज। ठीक है, वो जो इनर्ट वेस्ट होता है वो नहीं हमारा बायोलॉजिकली केमिकली क्या होता है, रिएक्टिव नहीं होता है, उसी के बारे में हम बोलते हैं। नेक्स्ट है इन ए टिपिकल म्युनिसिपल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज प्राइमरली डिजाइन टू रिमूव, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हम किसको रिमूव करते हैं, तो सिंपल है डिजोल्व इन कोलाइडल बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, जो हमारा बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर होता है उसी को हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट में से उसको हम रिमूव करते हैं। वाइल प्राइमरी ट्रीटमेंट रिमूव सेटलेबल सस्पेंडेड सॉलिड, प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम सेटलेबल सस्पेंडेड सॉलिड को रिमूव करते हैं। सेकेंडरी ट्रीटमेंट रिलाइज ऑन बायोलॉजिकल प्रोसेस लाइक एक्टिविटीज सच एज ड्रिलिंग फिल्टर टू कंज्यूम एंड रिमूव डिजोल्व्ड एंड कोलाइडल बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक्स मेजर्ड एज BOD। The Ramsar Convention is an international treaty primarily focused on the conservation and sustainable use of, जो रामसर कन्वेंशन होता है एक इंटरनेशनल ट्रीटी, आप जानते हैं वेटलैंड से रिलेटेड है। रामसर कन्वेंशन के बारे में क्या है बताना, 2 फरवरी को हम प्रत्येक साल रामसर कैसे वेटलैंड डे सेलिब्रेट करते हैं। भारत में कितना वेटलैंड है, नियर बाय कौन अभी ज्वाइन किया है, बिहार में कितना, ही तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है द फेंटोन्स रिएजेंट, इंपॉर्टेंट है, फेंटोन्स रिएजेंट क्वेश्चन पूछ सकता है, जो एडवांस्ड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पे यूज़ करते हैं, ये किसका मिक्सर होता है, तो ये होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड का और फेरस आयरन कैटलिस्ट का। याद रखिएगा H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड है और फेरस आयरन कैटलिस्ट होता है। फेंटोन रिएजेंट इज एन एडवांस्ड ऑक्सीडेशन प्रोसेस है दैट यूजेज हाइड्रोजन परऑक्साइड, जो कि हाइड्रोजन परऑक्साइड को यूज़ करता है कैटलाइज बाय फेरस आयरन टू जनरेट हाईली रिएक्टिव हाइड्रोक्सिल रेडिकल विच डिस्ट्रॉय कॉम्प्लेक्स टॉक्सिक ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट को डिस्ट्रॉय करता है। नेक्स्ट है which functional element of a solid waste management system involve the movement of waste from a small collection vehicle to a large transport equipment। कह रहे हैं कि फंक्शनल एलिमेंट क्या होता है, जो कि स्मॉल कलेक्शन व्हीकल से लार्ज ट्रांसपोर्ट व्हीकल पे ले जाते हैं, इसको हम ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ठीक है, एक प्रकार से टर्मिनोलॉजी पूछा तो ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ट्रांसफर स्टेशन सर्व द फंक्शनल एलिमेंट ऑफ ट्रांसफर एंड ट्रांसपोर्ट consolidating loads from a smaller local collection trucks into a large semi-trailer or trails for economical long-haul transport to a distant landfill. The windrow method of composting require regular turning of the waste piles primarily to, जो windrow method होता है composting का, वो किसके लिए है, तो इंश्योर, वो क्यों करते हैं windrow method में, तो इंश्योर यूनिफॉर्म टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द माइक्रोब्स, ताकि माइक्रोब्स को एक तो टेम्परेचर सही से मिलता रहे और ऑक्सीजन भी सही से उसको मिलता रहे, ताकि कंपोस्टिंग हमारा बेटर हो। विंड्रो कंपोस्टिंग इज एन एरोबिक प्रोसेस, याद रखिएगा कैसा है, तो एरोबिक प्रोसेस है। टर्निंग द पाइल्स री इंट्रोड्यूस ऑक्सीजन इनटू द कोर, रिलीजेस ट्रैप्ड हीट एंड इंश्योर ऑल पार्ट्स ऑफ द वेस्ट आर एक्सपोज टू द हाई टेम्परेचर नेसेसरी फॉर पैथोजन डिस्ट्रक्शन। नेक्स्ट है व्हाट इज लीचेट रीसर्कुलेशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ बायोरिएक्टर लैंडफिल। लीचेट रीसर्कुलेशन का क्या मतलब है, तो देखिए पंपिंग कलेक्टेड लीचेट बैक इनटू द वेस्ट मास टू इंक्रीज मॉइस्चर एंड एक्सेलरेट बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन। Bioreactor landfill purposely recirculate leachate to maintain optimal moisture levels. This rapidly accelerates the degradation of organic waste, increasing methane production rates and stabilizing the landfill in years rather than decades. Next है according to the biomedical waste management rules 2016, animal
एनाटॉमिकल वेस्ट शुड बी डिस्पोज ऑफ इन विच कलर्ड बैग, जो एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट होता है उसको किस कलर्ड बैग में डिस्पोज करते हैं, तो येलो बैग में डिस्पोज करते हैं। बोथ ह्यूमन एंड एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट आर हाईली इन्फेक्शियस एंड ऑर्गेनिक, दे आर कैटेगराइज अंडर द येलो बैग सिस्टम विच मैंडेट डिस्पोजल बाय डीप बुरियल और हाई टेम्परेचर इंसिनरेशन। सीवर एपर्टेंसेज इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, जो सीवर एपर्टेंसेज होता है उसके अंदर सारा चीज है एक को छोड़ के। तो सीवर एपर्टेंसेज में देखिए मैनहोल होता है, कैच बेसिन होता है, इन्वर्टेड साइफन होता है, सेडिमेंटेशन टैंक सीवर एपर्टेंसेज का पार्ट नहीं है। सीवर एपर्टेंसेज आर डिवाइस इंस्टॉल्ड ऑन ए सीवेज नेटवर्क टू असिस्ट इन इट्स ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस लाइक मैनहोल, कैच बेसिन, साइफन, फ्लॉसिंग टैंक। ए सेडिमेंटेशन टैंक इज ए ट्रीटमेंट प्लांट यूनिट नॉट ए नेटवर्क अप्रेंटेंस, ठीक है। सेडिमेंटेशन टैंक एक ट्रीटमेंट प्लांट होता है जबकि ना कि एक नेटवर्क अप्रेंटेंस होता है। नेक्स्ट है इन नॉइज पॉल्यूशन असेसमेंट व्हाट डज L10 सिग्निफाई। देखिए नॉइज पॉल्यूशन में L10 उसी प्रकार से L50 भी एक होता है, हैजार्डस वेस्ट रिलेटेड है, हमने क्वेश्चन भी करवाया हुआ है। देखिए L10 का मतलब है द नॉइज लेवल एक्सीडेड फॉर 10% ऑफ द मेजरमेंट टाइम, ठीक है। L10 इज ए स्टैटिस्टिकल descriptor representing the peak or intrusive noise level. It is the noise level that was exceeded for 10% of the total observation time. बायोमैग्निफिकेशन रेफर्स टू द प्रोसेस। बायोमैग्निफिकेशन किस प्रोसेस को रेफर करता है? बायोमैग्निफिकेशन जानते होंगे द कंसंट्रेशन टॉक्सिक सब्सटेंस इंक्रीज एट ईच सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल। जो टॉक्सिक सब्सटेंस होता है उसका ट्रॉपिक लेवल में उसका कंसंट्रेशन बढ़ते जाना, उसी को हम बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। और ये क्वेश्चन बायोमैग्निफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन आपका लास्ट ईयर आया भी था। बायोमैग्निफिकेशन और बायोएम्प्लीफिकेशन अकर व्हेन ए नॉन बायोडिग्रेडेबल टॉक्सिन लाइक DDT और मर्करी इज इंजेस्टेड बाय लोअर ऑर्गेनिज्म एंड passed up the food chain resulting in highly concentrated toxic levels in apex predator. The grid chamber in sewage treatment plant is designed to remove particles based on which primary parameter? Grid chamber में जो हम चीज़ों को रिमूव करते हैं उसका पैरामीटर क्या है? तो स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड सेटलिंग वेलोसिटी। एक तो स्पेसिफिक वेलोसिटी के और साथ साथ सेटलिंग वेलोसिटी के बेसिस पे हम उसको रिमूव करते हैं पार्टिकल्स को। ग्रिड चैम्बर आर डिजाइन टू स्लो द वेलोसिटी ऑफ वेस्ट वाटर जस्ट इनफ टू अलाउ द heavy inorganic particles specific gravity 2.65 to settle out while keeping together lighter organic particles in suspension. Next देखिए under the e-waste rule dismantler are strictly prohibited from performing which process unless they also hold authorization as a recycler. डिसमेंटलर आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड फ्रॉम परफॉर्मिंग, मतलब डिसमेंटलर को किस चीज़ के लिए मना किया गया है? तो मेटलर्जिकल रिकवरी प्रोसेस के लिए उसको मना किया गया है, लाइक एसिड लीचिंग फॉर गोल्ड एंड कॉपर। डिसमेंटलर आर ओनली परमिटेड, इसको सिर्फ परमिशन दिया गया है टू फिजिकली सेपरेट कंपोनेंट का आप क्या कीजिए फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं, प्लास्टिक, ग्लास, PCB वगैरह को निकाल लीजिए। केमिकल और मेटलर्जिकल प्रोसेस टू एक्सट्रैक्ट प्रीवियस मेटल्स जनरेट सीवियर हैजार्डस वेस्ट। अगर ये करेंगे मेटलर्जिकल रिकवरी प्रोसेस वहाँ से अगर किया जाएगा तो हैजार्डस वेस्ट प्रोड्यूस करेगा और उसको स्ट्रिक्टली रिजर्व फॉर ऑथराइज्ड रिसाइकलर, मतलब जो ऑथराइज्ड रिसाइकलर है उसी को ये परमिशन दिया गया है, बाद बाकी डिसमेंटलर को ये परमिशन नहीं दिया गया है। ऑलराइट, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। ए परमिएबल रिएक्टिव बैरियर इज ए रिमेडिएशन टेक्नोलॉजी यूज फॉर, परमिएबल रिएक्टिव बैरियर जो रिमेडिएशन टेक्नोलॉजी है उसका यूज हम कहाँ करते हैं? तो ट्रीटिंग कॉन्टामिनेटेड ग्राउंड वाटर इन सिटू एज इट फ्लोज थ्रू ए ट्रेंच फील्ड विथ रिएक्टिव मटेरियल के लिए हम उसको करते हैं। ए PRV इज इंस्टॉल्ड बिलो ग्राउंड अक्रॉस द पाथ ऑफ कॉन्टामिनेटेड ग्राउंड वाटर प्लूम एज द वाटर प्रीवियसली passively flows through the barrier, reactive material degrade or precipitate the contaminant, allowing clean water to emerge on the other side. Next है which method of population forecasting assume that the rate of increase of population is proportional to the current population leading to the compounding effect, तो इसको कहते हैं geometric increase method. नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी ऑपरेशनल एडवांटेज ऑफ ए सीक्वेंसिंग बैच, SBR के बारे में क्वेश्चन पूछा था, और एक कन्वेंशनल एक्टिविटी स्लज प्रोसेस। SBR का कन्वेंशनल एक्टिविटी स्लज प्रोसेस में क्या एडवांटेज है वो हमसे पूछा है। तो देखिए इक्वलाइजेशन, एरेशन एंड सेडिमेंटेशन अकर इन सिंगल टैंक, ये सब जो इक्वलाइजेशन है, एरेशन है, सेडिमेंटेशन है SBR के सिंगल टैंक में होता है इन ए टाइम सिक्वेंस्ड मैनर, ठीक है, सेविंग स्पेस और साथ साथ स्पेस को भी सेव करता है। SBR ऑपरेट इन fill and draw batches. The critical steps of aeration and clarification happen sequentially in the exact same biological reactor tank, eliminating the need for separate large secondary clarifier and sludge return pump. Next है the Basel Ban Amendment which entered into force globally in 2019, जो Basel Ban Amendment 2019 में आया था, ये क्या प्रोहिबिट करता है? तो ये देखिए the export of hazardous waste from OECD, EU countries to developing nation for any reason. The Basel Ban Amendment significantly strengthened the Basel Convention. Basel Convention से related ही है by strictly prohibiting all export hazardous waste. Hazardous waste को आप export नहीं कर सकते हैं from wealthy industrialized region to non
डेवलप्ड कंट्री मतलब जो इंडस्ट्रियलाइज नेशन, जैसे जो डेवलप्ड है, डेवलप्ड से अनडेवलप्ड कंट्री में आप उसको हैजार्डस वेस्ट को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है कोगुलेशन इन वाटर ट्रीटमेंट इज नेसेसरी टू रिमूव कोलाइडल पार्टिकल्स बिकॉज दीज पार्टिकल्स, कोगुलेशन हम करते हैं वाटर ट्रीटमेंट में ताकि कोलाइडल पार्टिकल्स को हम हटा सकें, क्योंकि ये पार्टिकल जो है पॉजेज ए नेगेटिव इलेक्ट्रिकल सरफेस, उसके ऊपर क्या होता है तो नेगेटिव इलेक्ट्रिकल सरफेस होता है चार्ज दैट कॉज देम टू रिपेल ईच अदर एंड रेसिस्ट सेटलिंग। नेक्स्ट है अंडर द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 म्युनिसिपैलिटीज आर मैंडेड टू सेट अप मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी। व्हाट इज द मेन एक्टिविटी इनसाइड एन एमआरएफ? एमआरएफ मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी के अंदर क्या करते हैं तो हम सॉर्टिंग करते हैं, बेलिंग करते हैं, टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ ड्राई रिसाइकल वेस्ट, एक प्रकार सॉर्टिंग वगैरह सब करते हैं, छांटते हैं, सेग्रीगेशन वगैरह सब करते हैं। A material recovery facility receives co-mingled or pre-segregated dry waste, proper plastic, metal, glass, and utilize manual labor and machinery to sort, clean, and bale these materials for sale to recycling industry. चीज़ें बेटर है, ठीक है। What is the defining characteristics of class F fly S compared to class C fly S? करा कि class F fly S और class C fly S के बीच में characteristics क्या है? तो देखिए क्लास F कंटेंस लो कैल्शियम ऑक्साइड, जो F क्लास का जो S होता है उसके अंदर कैल्शियम ऑक्साइड कम होता है, चूना कम होता है, एंड रिक्वायर सीमेंटिंग एजेंट, इसको सीमेंटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है जिसके पोर्टलैंड सीमेंट टू रिएक्ट, ठीक है, रिएक्ट करने के लिए। प्रोड्यूस फ्रॉम बिल्डिंग एंथ्रासाइट और बिटुमिनस कोल, क्लास F फ्लाई एस हैज वेरी लो कैल्शियम कंटेंट, पोजोलेनिक, इट रिक्वायर द एडिशन ऑफ एन एक्टिवेटर लाइक लाइम और सीमेंट एंड वाटर टू फॉर्म सीमेंटीशियस कंपाउंड अनलाइक द सेल्फ सीमेंटिंग क्लास C। इन एन इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट व्हाट इज द बेसलाइन स्टडी? इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के अंदर बेसलाइन स्टडी क्या बताता है तो द कलेक्शन ऑफ डेटा ऑन द एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंटल स्टेटस ऑफ द प्रोजेक्ट एरिया बिफोर एनी कंसल्टेशन बिगिंस, ठीक है, ये हमको बताता है। ये बेसलाइन स्टडी एस्टेब्लिश द करंट स्टेट ऑफ द इन्वायरमेंटल prior to the project, it serves as the reference point against which all future project impact are predicted and measured. The National Clean Air Program launched by the Government of India aims to reduce particulate matter concentration by what target percentage initially by 2024? तो ये 20 से 30% को कम करने के लिए कहा गया था, ठीक है। स्क्रबर इंस्टॉल्ड इन द एग्जॉस्ट स्टॉक ऑफ ए म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इंसिनरेटर इज प्राइमरली डिजाइन टू कंट्रोल। स्क्रबर का हम किसको कंट्रोल करने के लिए करते हैं तो जो स्क्रबर है सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को हम रिमूव करने के लिए करते हैं स्क्रबर का यूज। स्क्रबर वेट एंड ड्राई हो सकता है, स्प्रे अल्कलाइन रिएजेंट लाइम और स्लरी इनटू द एग्जॉस्ट गैस स्ट्रीम, द अल्कलाइन रिएजेंट केमिकली रिएक्ट विद द न्यूट्रलाइज हाईली कोरोसिव एसिड गैसेज प्रिवेंटिंग एंड एसिड रेन। नेक्स्ट है व्हाट इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड फिजिकली रिप्रेजेंट वेस्ट वाटर सैंपल? बीओडी क्या बताता है जो जानते होंगे, द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू एरोबिकली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर, मतलब अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ताकि वो जो है वेस्ट वाटर है ऑर्गेनिक वेस्ट वाटर उसको डिकम्पोज करने के लिए जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है उसी को हम उसका बीओडी कहते हैं, ठीक। चलिए ये सब तो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं आइए कुछ और क्वेश्चन आपको हम रूबरू कराते हैं। प्लीज़ अपना फीडबैक दीजिएगा कैसा आपको लग रहा है, अगर आप बेटर फीडबैक दीजिएगा तो हम फिर से और भी चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होगी। देखिए चीज़ें और जो है ना चीज़ें थोड़ा बेटर होगी, थोड़ा टाइम दीजिए हमको। हम तो मतलब डर से नहीं बना रहे थे, लेकिन आपको पसंद आ रहा है तो निश्चित है कि हम आगे और भी बनाएंगे। अपना फीडबैक देते रहिएगा। कह रहा है कि ए सर्कुलर प्राइमरी क्लैरिफायर हैज ए डायमीटर ऑफ 10 मीटर एंड हैंडल अ फ्लो रेट ऑफ 3140 मीटर क्यूब पर डे, व्हाट द वियर लोडिंग रूट? अब देखिए WR वियर लोडिंग रूट हमसे को फॉर्मूला हमको बताना होना चाहिए। तो पेरीमीटर दिया है तो पेरीमीटर बराबर पाई इंटू डी हो जाएगा कितना, पाई का वैल्यू 3.14 इंटू डायमीटर हमको 10 दिया हुआ है, ठीक है, डायमीटर 10 मीटर दिया हुआ है, 31.4 मीटर। जो वियर लोडिंग रेट होता है दोस्तों, जो द फ्लो अपॉन वियर लेंथ, जो फ्लो है यहाँ पे 3140 अपॉन वियर लेंथ हम यहाँ पर निकाले हैं 31.4 मीटर, इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग 100 मीटर क्यूब आ जाता है। नेक्स्ट है ए वाटर सैंपल कंटेन्स 40 मिलीग्राम लीटर कैल्शियम एंड 24 मिलीग्राम पर लीटर मैग्नीशियम, व्हाट इज द टोटल हार्डनेस एक्सप्रेस कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट? पहले तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट के बराबर हमको टोटल हार्डनेस निकालना है। आप जानते हैं हार्डनेस जो है कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट के कारण ही होता है, तो आपको जीएस में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक तो कैल्शियम कार्बोनेट का अगर इक्विवेलेंट वेट निकालिए तो जानते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट कितना होगा। कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट अगर देखें हम CaCO3 होता है, इसका मोलिकुलर वेट आप निकालिएगा तो 100 आएगा, ठीक है। 100 कैसे आएगा, कैल्शियम 40 कार्बन 12
ऑक्सीजन 16 48, 48 12 60 40 100, 100 इसका मोलिकुलर वेट आता है। ठीक है, मोलिकुलर वेट आता है। हमसे पूछा इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट होता है मोलिकुलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर मोलिकुलर वेट कितना है 100 वैलेंसी फैक्टर, कैल्शियम कार्बोनेट का वैलेंसी फैक्टर कितना होता है देखिए, तो Ca+2 CO3 - 2, मतलब कोई भी कैटायनिक चार्ज या एनायनिक चार्ज कितना है 2 है, तो 2 है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा 50 इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। ऑलराइट, तो देखिए हमसे निकालना है कि टोटल हार्डनेस निकालना है। टोटल हार्डनेस कैसे निकालेंगे, तो कैल्शियम का जो वेट दिया हुआ है 40 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है, उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इक्विवेलेंट वेट और उसका मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर दीजिए। मैग्नीशियम का उसी प्रकार से जो हमारा यहाँ पर वेट दिया हुआ है 24 मिलीग्राम पर लीटर, उसको इक्विवेलेंट वेट अपॉन उसका हमको मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर देना है, ये लगभग इतना आ जाएगा। फिर दोनों को हम काउंट करेंगे तो लगभग 200 मिलीग्राम पर लीटर आ जाएगा, 200 मिलीग्राम पर लीटर। नेक्स्ट है, इन एन एलिमेंटल एनालिसिस ऑफ सॉलिड वेस्ट इट कंटेन्स 50% कार्बन, 6% हाइड्रोजन, 32% ऑक्सीजन बाय मास यूजिंग डुलोंग्स फार्मूला। व्हाट इज द हायर हीटिंग वैल्यू कंट्रीब्यूशन फ्रॉम हाइड्रोजन कंटेंट। हायर हीटिंग वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो हायर हीटिंग वैल्यू हमको लगभग कितना होगा 2885 किलोजूल पर केजी। ठीक है, हायर हीटिंग वैल्यू कितना होगा 2885 किलोजूल पर केजी। हायर हीटिंग वैल्यू हाइड्रोजन लगभग 2885, थोड़ा फॉर्मूला देख लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट है, A Garrett chamber is designed to remove particles with a specific gravity of 2.65. According to Stokes law, if the diameter of the target particle is doubled, settling velocity, कह रहा है कि डायमीटर को अगर डबल करेंगे तो सेटलिंग वेलोसिटी क्या होगा, तो क्वाड्रापोल हो जाएगा, 4 फैक्टर्स वो बढ़ जाएगा। ठीक है, डायमीटर को अगर डबल करेंगे तो सेटलिंग वेलोसिटी हमारा बढ़ जाएगा 4 टाइम्स। इन ए सॉलिड वेस्ट राउटिंग सिस्टम एक कलेक्शन ट्रक टेक्स 30 मिनट, कह रहा है कि कोई कलेक्शन ट्रक है 30 मिनट लेता है टू ट्रेवल फ्रॉम डिस्पैच सेंटर टू द फर्स्ट पिकअप। डिस्पैच सेंटर से फर्स्ट पिकअप जाने में 30 मिनट, 120 मिनट फॉर द एक्चुअल कलेक्शन रूट, और 20 मिनट टू ट्रेवल टू द लैंडफिल जाने में 20 मिनट, 15 मिनट टू अनलोड करने में 15 मिनट लगता है, और 25 मिनट लगता है कि रिटर्न आने में डिस्पैच सेंटर पे। टोटल रूट टाइम पूछा है, तो रूट टाइम क्या होगा दोस्तों, सारे समय को ऐड कर दीजिए। टोटल रूट टाइम डिस्पैच टू फर्स्ट पिकअप, कलेक्शन प्लस हॉर्स टू डिस्पोजल प्लस अनलोड प्लस रिटर्न टू डिस्पैच, ये सबको काउंट कीजिए, लगभग 210 मीटर। हम थोड़ा ऐड करने में गड़बड़ कर दी थी, इसलिए मेरा गलती हो गया, तो 210 मीटर। कीजनर ब्रश इज एन एरेशन डिवाइस हिस्टोरिकली एसोसिएटेड विथ विच सेकेंडरी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस। कीजनर ब्रश हम किस में यूज करते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्रोसेस में, तो यूज ऑक्सीडेशन डिच में। देखिए, the Kirchner brush is a type of mechanical surface aerator consisting of a rotating horizontal shaft with a bristle blade traditionally used to provide oxygen and maintain velocity in an oxidation ditch. Next है, which section of the Environment Act 1986 grant the central government the power to give direct direction for the closure, prohibition or regulation of any industry? सेक्शन 5 ये क्या देता है, देखिए ये क्या है कि विच सेक्शन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन है जो EPA 1986 है, ग्रांट द सेंट्रल गवर्नमेंट को एक प्रकार से परमिशन देता है द पावर टू गिव डायरेक्ट डायरेक्शन फॉर द क्लोजर, प्रोहिबिशन और रेगुलेशन ऑफ एनी इंडस्ट्री। मतलब किसी इंडस्ट्री को हमको क्लोज करना है, उसको कुछ बैन करना है, उसको रेगुलेट करना है, इसके लिए जो EPA 1986 गवर्नमेंट को कौन सा सेक्शन में उसको एक प्रकार से पावर देती है, तो सेक्शन 5 में। इन कंपोस्टिंग व्हाट इज द रोल ऑफ एक्टिनोमाइसिटीज। एक्टिनोमाइसिटीज एक बैक्टीरिया होता है, इसका रोल क्या है, तो दे ब्रेक डाउन टफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक सेल्यूलोज को क्या करते ब्रेक करती है, एंड लिग्निन ड्यूरिंग लेटर स्टेज ऑफ कंपोस्टिंग के लेटर स्टेज में, बाद वाले स्टेज में ये क्या करते हैं, सेल्यूलोज और हमारा जो लिग्निन होता है इसको डिकम्पोज करती है, तोड़ती है। अकॉर्डिंग टू द वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल 1974, establishing a new industry that is likely to discharge sewage or trade effluent require prior consent under which section। कह रहा है कि कोई इंडस्ट्री है वाटर जो पोल्यूशन एक्ट होता है 1974, उसको अगर सीवेज को डिस्चार्ज करना है, ट्रेड इफ्लेंट रिक्वायर के लिए जो कंसेंट टू एस्टेब्लिश, एक प्रकार से कंसेंट चाहिए एस्टेब्लिश के लिए, ये किस सेक्शन के अकॉर्डिंग, तो 25। ये सब फैक्चुअल आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा। अंडर द CND वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, विच इंटाइटी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ड्राफ्टिंग द स्टेट पॉलिसी ऑन CND मैनेजमेंट। किसको दिया गया है अथॉरिटी CND वेस्ट मैनेजमेंट के लेकर कोई पॉलिसी क्रिएट करने के लिए, तो सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट, ठीक है, स्टेट के सेक्रेटरी ऑफ अर्बन डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट है, प्लूम राइज in air dispersion modeling is dependent on exhaust gas velocity and its temperature relative to the ambient air buoyancy. Plume rise occurs due to two factors, momentum and buoyancy, the density difference caused by the gas being hotter than the surrounding ambient air. Next है, in EIA methodology the Sorensen network is specifically designed to, जो EIA methodology में Sorensen network क्या बताता है, तो identify cause, condition, effect, pathway, showing secondary and tertiary impact के बारे में बताता है। The Sorensen network is a stepped matrix or network diagram used in EIA to trace the chain of events from primary to project activities to secondary and tertiary environmental consequence. Next question हमारा देख लीजिए, the nitrification process in waste water treatment convert ammonia
इंटू नाइट्रेट, नाइट्रिफिकेशन में अमोनिया नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है। करेक्ट। द बायोलॉजिकल रिएक्शन इनहेरेंटली कंज्यूम ए सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ, ये किसको कंज्यूम करता है, अमोनिया से जब नाइट्रेट होते रहता है तो ये अल्कलिनिटी को कहीं कहीं कंज्यूम करते रहता है। याद रखिएगा एल्कलिनिटी को, बेसिसिटी को। नाइट्रिफिकेशन इज एन एसिड प्रोड्यूसिंग प्रोसेस है, नाइट्रिफिकेशन में एसिड तो बनाते ही हैं। द कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू नाइट्रेट रिलीज H+ एंड विच कंज्यूम द एल्कलिनिटी ऑफ द वेस्ट वाटर, वेस्ट वाटर के एल्कलिनिटी को कंज्यूम करता है। ऑफन रिक्वायरिंग केमिकल एडिशन लाइक लाइम इफ नेचुरल एल्कलिनिटी इज टू लो। नेक्स्ट है when pieces of equipment is commonly used in the which piece of equipment is commonly used for the dewatering of municipal waste water, मतलब म्यूनसिपल वेस्ट वाटर को डीवाटर करने के लिए हम किस इक्विपमेंट का यूज करेंगे, तो सॉलिड बॉल सेंट्रीफ्यूग। याद रखिएगा ए सॉलिड बॉल सेंट्रीफ्यूग रोटेट एट हाई स्पीड यूजिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टू रैपिडली सेपरेट द हेवियर सॉलिड स्लज पार्टिकल्स फ्रॉम द लाइटर लिक्विड कॉन्सेंट्रेट फॉर एफिशिएंट डीवाटरिंग। In hazardous waste collection, a waste is designated as reactive if it, hazardous waste classification में is normally unstable and readily undergoes violent changes without detonating or react violently with water। ठीक है। reactivity is a characteristics of hazardous waste where the material is unstable, react violently with water, forms explosive mixture with water or generate toxic gases within when mixed with water। Under the EI notification 2006, the expert appraisal committee at the central level evaluate project for environmental clearance who constitute the EAC। expert appraisal committee को कौन constitute करता है, तो वही मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है उसको constitute करेगा। Which plastic additive commonly used to make PVC soft and flexible is highly criticized for its potential as an endocrine disruptor and ability to leach into the environment, तो Thaplate। एक मिनट। द CPCB ऑफ इंडिया इज स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन कंस्टिट्यूटेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, तो ये CPCB को बनाया गया है वाटर प्रिवेंशन एक्ट 1974 के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा, कोई क्वेरी हो तो बताइएगा। थैंक यू, गुड नाइट।